जयपुर से बड़ी खबर है। राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता श्रमदान कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ये जल महल की पाल पर कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश भी देंगे। नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान की इसमें शुरुआत होगी। तो स्वायत्त शासन व पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन होना है। प्रदेश भर में नगरीय निकाय, जिला व पंचायत स्तर पर स्वच्छता अभियान चलेंगे। रैलियां, स्वच्छता शपथ, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, प्लास्टिक मुक्त अभियान आयोजित होंगे। तो देखिए, इस कार्यक्रम में आमजन, स्वयंसेवी संस्थाएं, युवा समूह अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो आज जल महल की पाल पर यह कार्यक्रम सुबह 8 से 9 बजे तक रहने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। स्वयं जो है वो यहाँ पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश देते नजर आएंगे। डोर टू डोर कचरा संग्रहण का जो मकसद है, उसके लिए ये स्वच्छता अभियान हमारा राजस्थान अभियान की शुरुआत होगी। तो जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण और साथ ही साथ प्लास्टिक मुक्त अभियान, ये राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जयपुर से ये बड़ी खबर है। सुबह 8 से 9 बजे तक जानकारी ये मिल रही है कि जल महल की पाल पर ये कार्यक्रम होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता श्रमदान कार्यक्रम सीएम भजनलाल श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश देंगे। और बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां पर रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। आज दोपहर बाद रामलीला मैदान में ये महारैली होगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में बैठक करेंगे। महासचिव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सीएलपी पहले कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे बैठक। राजस्थान, हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग को रैली में आने की कांग्रेस की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से। रामलीला मैदान में कांग्रेस की आज एक महारैली होने जा रही है और दोपहर बाद जानकारी मिल रही है कि रामलीला मैदान में ये महारैली होगी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में बैठक करेंगे। तो देखिए, महासचिव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सीएलपी पहले कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे बैठकें और राजस्थान, हरियाणा से सबसे अधिक लोगों को रैली में आने की कांग्रेस की उम्मीद जो है वो रहने वाली है। तो एसआईआर को लेकर सियासी तापमान चरम पर है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली करने जा रही है, जिसमें सांसद, विधायक, पदाधिकारियों के साथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है, क्योंकि इससे मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों महारैली की तैयारियों को लेकर के जयपुर कांग्रेस मुख्यालय वॉर रूम में बड़ी बैठक हुई थी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह करता हूं कि 14 दिसंबर को हमारे रामलीला मैदान नई दिल्ली में 1 बजे जो वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। जो उद्देश्य इस रैली का है वो आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से वोट चोरी करके सरकारें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के बना रही है। उनको जवाब देना है, उनको चेताने का काम करना है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं। खड़गे साहब के साथ मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस वोट के अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो हमारा वोट अगर बचेगा तभी यह संभव होगा। एक जन जागरण अभियान हमारे द्वारा कल जो हमारे नेताओं का संदेश होगा उसको लेकर के पूरे प्रदेश में गांव, ढाणी, बूथ, वार्ड तक चलाया जाएगा, जिससे एक जनता में जागृति हो कि ये लोग बाग वोट चोरी करके सत्ता में आते हैं और जब सत्ता बन जाती है तो उसको भी नोटों के आधार के ऊपर तोड़ करके अपनी सत्ता बना लेते हैं। तो ये लोकतंत्र का इन्होंने मजाक बना रखा है। संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं पूरी की पूरी इन्होंने अपने कब्जे में कर ली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने आह्वान किया और कल यहां पर पूरे देश के कांग्रेस जन इकट्ठे होंगे।
एक सरकार को, बीजेपी को सीधा संदेश जाएगा कि ये आपकी वोट चोरी अब चलने वाली नहीं। कि देश के अंदर जो सरकारें हैं वो वोट चोरी के माध्यम से बनाई जा रही है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, जिस प्रकार के रिजल्ट आए खुद बीजेपी को भी नहीं पता था कि ऐसे रिजल्ट आएंगे। और ये लोग जिस प्रकार से वहाँ जो आंकड़े जारी हुए हैं, यानी कि ब्राजील की जो मॉडल है उसके हरियाणा के अंदर वोट मिल रहे हैं। एक एक व्यक्ति के कई कई नामों में कई कई पिता के नाम, कई कई एड्रेस, पता नहीं क्या पूरा गड़बड़ झाला इन लोगों ने कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें जब राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ बताई तो उस पर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो एक रैली जो है इस देश का भविष्य तय करेगी कि आज किस प्रकार से ये लोग संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देता है, उस अधिकार को छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है। और प्रदेश सरकार की 2 साल पूरे हो चुके हैं। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने में लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को बहस के लिए खुले मंच की चुनौती दी, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उतर आए। तो राठौर ने डोटासरा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि हम तो पहले से ही उन्हें चुनौती देते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं और गिर भी रही हैं। सामने वो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, डोटे मार रहे हैं। वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। फुटबॉल तो है ही नहीं, डोटे मारते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं खुद ही। ये क्या बात हुई? आप तैयार हैं? मतलब हम तो पहले से ही तैयार थे और कई बार डोटासरा जी के सामने मैंने डिबेट की है और डोटासरा जी को आटा दाल का भाव पता करा दिया हमने। दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें। हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे और शुरू के 12 महीने में 2 साल की तुलना कर लें तो कह रहे 5 साल, जो 5 साल में करना था कर दिया। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। और अब खबर जोधपुर से है, जहां नागौर सांसद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता, राहुल गांधी को नौसिखिए लोग चला रहे हैं। उनके आसपास की टीम को ठीक करना होगा, वे कितना भी यात्रा कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है और वो खुद महागठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए अंदर की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने हनुमानगढ़ की एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के भी बयान दिया और कहा लोकसभा में उठा मुद्दा उठा दिया है, जो कांग्रेस सो रही थी उसे भी जगा दिया है। तो सुनहरा भारत लूट रहा है और कांग्रेस मौन है। कांग्रेस के पास मुझे लग रहा है कि इनको जैसे ही कांग्रेस वाले विरोध करता है, कहीं न कहीं बीजेपी वालों को डरा देते हैं, ईडीसीबीआई का डर दिखा के, तो बेचारे चुप हो जाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की स्थिति देश के अंदर है। मैं तो खड़ा रहता हूँ ना इंडिया अलायंस के अंदर, मुझे पता है उनकी स्थिति क्या है, इसलिए बीजेपी दादागिरी कर रही है। इनको पता है कि मैदान खाली है, जो जैसे करो, कोई बोलने वाला नहीं है। सीरियस नहीं ले रहा हूं उनको भाई देश में। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के आसपास की जो टीम है उसको ठीक करना होगा। राहुल गांधी को ऐसे नौसिखिए लोग चला रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। कि कितना ही घूम ले, कितनी यात्राएं कर ले। बिहार में देखा क्या स्थिति कांग्रेस की, 4-5 सीट पे आ गई, ये स्थिति आगे होने वाली। बंगाल में 0 पे है। यूं रैली करने से, घूमने से, विपक्ष के नाम से नहीं होगा। राहुल गांधी खुद प्रयास करना चाहते हैं, उनको तो स्पीच नहीं दिया जा रहा अंदर। बताओ क्या रैली करके क्या कर लेंगे? बताओ। वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट ही बीजेपी तय करती, तुम क्या बोलो जिसे हमें फायदा। मुझे ऐसा लग रहा है देश के अंदर टीबी हो तो गया स्टैंड, लोकसभा में उठा लिया मामला, स्टैंड हो गया। कांग्रेस को भी जगह दिया जो छोड़े थे कांग्रेस विधायक के साथ। मेरी बात सुनिए, पहले मुझे उठानी पड़ेगी भाई, यहाँ कुछ भी होगा तो आवाज मुझे उठानी पड़ेगी, लेकिन पब्लिक वोट मुझे देगी नहीं देगी तो पब्लिक को तय करना है। आवाज उठाना मेरा काम है, वोट देना पब्लिक का काम है। पब्लिक किधर देती है वोट? मुझे लड़ना 28 की हमारी आखिरी लड़ाई है। 28 हम इसी जंग को मजबूती से लड़ेंगे, दोनों पार्टियों के खिलाफ। एथेनॉल कंपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है और कांग्रेस ने एनओसी दी और कांग्रेस ने जमीन दी, तो कांग्रेसी नेताओं का भी कनेक्शन है। अब हम आपकी उनकी पोल खोल देंगे, इनमें असली मिनिस्टर और नेता कौन है दोनों पार्टियों को, और काम 100% मिले हुए ना। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राथीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के किसानों का आंदोलन एक बार फिर से भड़क सकता है। किसानों ने 17 दिसंबर को विशाल महापंचायत का ऐलान किया है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत अब लगातार हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हुए विरोध, लाठीचार्ज, आगजनी को लेकर शनिवार को चौथे दिन भले ही इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, लेकिन जिले में किसानों का विरोध पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। जिला प्रशासन के साथ सहमति नहीं बन पाने के बाद किसान नेताओं ने 17 दिसंबर को जिला कलेक्टर के घेराव का ऐलान किया है। किसान नेताओं का कहना है कि केवल रिव्यू का आश्वासन पर्याप्त नहीं है। 17 तारीख को 20,000 लोग कलेक्टर के गेट के आगे आकर के ये कहेंगे कि आप अपनी डीए खोल करके, आंखें खोल करके चेक करो, आधार कार्ड चेक कर लो। ये लोग इस क्षेत्र के हैं। पूरा हनुमानगढ़ जिला पर्यावरण बचाने के लिए, अपने भूजल को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए पूरे जिले का किसान ताकत के साथ लड़ रहा है। इस विशाल महापंचायत में करीब 20,000 किसानों के जुटने की बात कही गई है, जिसमें राकेश टिकैत समेत बड़े किसान नेता शामिल होंगे। किसान नेता मंगेश चौधरी का दावा है कि सियासी दलों से कांग्रेस नेताओं के साथ हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा जैसे नेता भी महापंचायत में शामिल होंगे। हमने तय किया है संघर्ष समिति ने कि 17 तारीख को जो है वो जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, जिसके अंदर जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड अमराराम, जोगेंद्र सिंह उगरा समेत कई राष्ट्रीय किसान नेता शामिल होंगे। वहीं 10 दिसंबर को हुई घटना के बाद से 50 से ज्यादा किसान अभी भी टिब्बी के गुरुद्वारा साहिब में अपना डेरा डाले हुए हैं। एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर राजनीति जमकर हो रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं बीजेपी एथेनॉल फैक्ट्री और उसके बाद पैदा हुए हालात का ठीकरा पूर्व की गहलोत सरकार पर फोड़ रही है। मेरी जहाँ तक जानकारी है उनकी सरकार के दौरान ही वो एमओयू हुआ था और उनकी एक आदत है कि वो गलतियां खुद करते हैं और दोषारोपण दूसरों पर करते हैं। विरासत में कांग्रेस पार्टी की गलतियों की चुनौती हमारे सामने है, जिसको हम लोग सब लोगों से चर्चा करके उसका समाधान करते हैं। बता दें कि टिब्बी कस्बे में राठीखेड़ा के पास करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, लेकिन किसान इसे खेती और पर्यावरण के लिए खतरनाक बता रहे हैं। कई दिनों से ये किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एकाएक आंदोलन से हिंसक रूप ले लिया और फैक्ट्री के बाहर खड़ी गाड़ियों को जला दी गई। मामले पर बाहरी अराजक तत्वों के हाथ होने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बाड़मेर के बाखासर में बलवंत सिंह की मूर्ति अनावरण समारोह में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के भाषण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सीमावर्ती बॉर्डर इलाके के लोगों को लाइसेंसी हथियार देने की मांग कर डाली। और देखिए, भाटी ने अपने भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गांव में बैठे लोगों के पास लाइसेंसी हथियार नहीं है और मेरा निवेदन रहेगा कि बॉर्डर के गांव में बैठे लोगों का रिकॉर्ड देखकर उनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए। उसके बाद जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत की भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने भी रविंद्र सिंह भाटी को मजाकिया अंदाज में नसीहत देते हुए कहा कि अभी रविंद्र सिंह बोल रहे थे कि बॉर्डर पर लोगों को बंदूक के लाइसेंस दे दो, लेकिन अगर लाइसेंस देना शुरू कर दिया तो बॉर्डर पर दूसरे लोग भी ज्यादा रह रहे हैं, इसलिए उनको भी बराबर लाइसेंस देना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के उल्टे काम नहीं करने हैं। एक चीज की कमी यह थी कि हमारे ये इंटरनेशनल बॉर्डर माथे तमाम गांव रे मीना आज रे तारीख रे मीना कोई वेपन या लाइसेंस को नहीं। मारो विशेषकर निवेदन रहे हैं कि सीमांत रे माथे जितना भी गांव है उहाँ रे मीना रहने वाला जो बासिंदा है उहाँ रिकॉर्ड देखे उहाँ ना लाइसेंस शुदा हथियार दिया जाए ताकि देश की जरूरत पड़े, देश ना जरूरत पड़े तो ये मजबूती रे भेड़ा वे बॉर्डर रखवाली के वास्ते आगे आ सके। वह रविंद्र सिंह जी कहता बंदूक दे लाइसेंस दे रहा तो बाबा बंदूक दे दिया नहीं, बॉर्डर पर बीजा मिनक भी घना रहे तो वहां भी बराबर लाइसेंस मिल जाए ताई गिरे हो जाए। आप एड़ा ऊंधा काम नहीं करना। लाइसेंस की आवश्यकता मुझे लगता है कि इससे इस पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अब बंदूक के लाइसेंस की बजाय इनको तकनीकी के लाइसेंस को सिखाने की जरूरत है। हमको तकनीकी सीखने की जरूरत, हमको नई तकनीकी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। हमको दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, नामी गिरामी एक्टरों को अपने इशारे पर नचाने वाला जब खुद सिर छुपाने के लिए मजबूर हो जाए तो इसे क्या कहिएगा। बात विक्रम भट्ट की हो रही है, जो अपने दिन पलटने का इंतजार कर रहे हैं। वक्त का फेर शायद इसे ही कहते हैं, जिसके नजर इनायत के लिए एक्टरों में होड़ मची रहती थी, वो जमाने से अपना चेहरा छिपाते नजर आ रहा है। तस्वीरें उस समय की हैं जब पुलिस गुलाम राज और 1920 जैसी फिल्में बनाने वाले विख्यात बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को मुंबई से लेकर उदयपुर पहुंची थी। यहां गाड़ी से उतरने के बाद सख्त पुलिस पहरे में आरोपी पति पत्नी सिर ढके मुंह छिपाते नजर आए। हालांकि उन्हें कोर्ट से राहत भी मिली। राजस्थान हाई कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर उदयपुर पुलिस पर सवाल उठाए, अपनी नाराजगी जाहिर की। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए घोर नाराजगी व्यक्त की कि किस प्रकार से पुलिस अथॉरिटी इस मामले में पैरवी कर रही है और संडे के दिन इतनी बड़ी रेपुटेड फैमिलीज को अरेस्ट करना ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ। अदालत ने कहा कि मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है। दोनों पक्षों के बीच फिल्म निर्माण को लेकर किया गया 42 करोड़ रुपए का अनुबंध पहले ही पूरा किया जा चुका है। तर्क दिया गया कि रिपोर्ट में 2 परस्पर विरोधी धाराओं का उपयोग किया गया है, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने एसपी उदयपुर और जांच अधिकारी को संपूर्ण केस डायरी के साथ 15 दिसंबर को अदालत में पेश होने को कहा है। सिविल डिस्प्यूट था एक एग्रीमेंट को लेके और उस एग्रीमेंट की काफी हद तक वो उसकी पालना भी हुई थी, लेकिन फिर भी पुलिस अथॉरिटी ने इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है और उन्होंने जज साहब ने नाराजगी जाहिर करते हुए 15 तारीख को आईजी रेंज उदयपुर, एसपी उदयपुर एंड आईओ इन तीनों को कोर्ट में हाजिर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 7 दिसंबर को मुंबई से गिरफ्तार किया था। उदयपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से यारी रोड स्थित भट्ट की साली के घर पर दबिश देकर विक्रम भट्ट को दबोचा था। अब पत्नी समेत दबोचे गए विक्रम भट्ट का गुनाह समझिए। विक्रम भट्ट पर आखिर क्यों कसा शिकंजा? आईवीएफ के संस्थापक और जाने माने डॉक्टर अजय मुर्डिया ने भोपालपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस शिकायत में विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी समेत कुल 6 लोगों के नाम भी शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक डॉक्टर मुर्डिया को एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार किया गया। करीब 200 करोड़ रुपए तक कमाई होने की बात कही गई। शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि उन्होंने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने के बाद भी परियोजना बीच में रोक दी गई। चूंकि इस तरह से जो आनन फानन कार्रवाई की गई, उसको लेकर जो बात विक्रम भट्ट के अधिवक्ता ने कोर्ट में रखी थी, उससे कहीं ना कहीं सहमत होते हुए कोर्ट ने यह माना है कि जो कार्रवाई है वो आनन फानन में की गई है और इस कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अब देखने वाली बात है कि 15 दिसंबर को इस मामले में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। फिलहाल 15 दिसंबर को आगामी सुनवाई होनी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, राजस्थान में फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिलों में बादल छाए हैं। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई जगह विजिबिलिटी कम है। कोहरे से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर कोहरा नजर आ रहा है। सुबह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध नजर आ रही है। राजस्थान में फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर नजर आ रहा है। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में बादल छाए हुए हैं। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से कहीं पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग तो घरों में ही दुबके हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको सुबह निकलना पड़ रहा है वो देखिए किस तरीके से लाइट जला करके सुबह 6-7 बजे चल रहे हैं। धर्मेंद्र और हिमांशु संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर रहे थे। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कैसा मौसम है इस वक्त कोटा में? क्या धुंध लोगों को परेशान कर रही है? देखिए, फिलहाल एक अच्छी और राहत की बात यह है कि धुंध और कोहरे से फिलहाल राहत है और मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से धुंध और कोहरे का जो असर है वो तेज हो सकता है। और फिलहाल अगर तापमान की बात करें तो कोटा में
न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री और अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री के आसपास जो है वो है। और सबके साथ में फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान यही कि जैसे जैसे ये दिसंबर के दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंड का जो असर है वो तेज होगा और टेम्परेचर में जो है वो और गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल तस्वीर देखिए कोटा के किशोर सागर तालाब, जहाँ पर जो है सुबह का वक्त है। एक लोगों की दिनचर्या में जरूर मौसम की जो ये बदलाव है, जैसे जैसे ठंड का असर बढ़ रहा है उसके साथ में लोगों की दिनचर्या पर जरूर जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और इन सबके साथ में आपको बता दें कि दिनचर्या में बदलाव आया है। तौर पर जब लोग निकलते हैं तो गर्म कपड़ों के साथ में प्रॉपर तरीके से निकलते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे दिसंबर का महीना बिल्कुल हिमांशु, ठंड अब लगातार बढ़ती भी जा रही है। आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ करौली से धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी करौली में क्या तापमान है ये भी बताइएगा, और आपके बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि धुंध थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। देखिएगा अगर आसपास कोई हो बातचीत भी कीजिएगा और बताइए वहां पर ठंड कैसी है। देखिए, बात करें अगर करौली में ठंड की तो दिन में तेज धूप के साथ ही सुबह शाम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन बात करें मौसम के हालातों की तो यहाँ दिन में तेज धूप के कारण जो सुबह शाम तेज कड़ाके की सर्दी पड़ती है, साथ ही छाया में जाने पर भी गलन का एहसास होता है। इस समय हम करौली के मासलपुर दरवाजा बाहर स्थित है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ के हालात आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खेत भी नजर आ रहे हैं, नदी भी है, जहाँ हल्की हल्की धुंध नजर आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की धुंध है तो कहीं मौसम साफ भी नजर आता है। धुंध के कारण जहां सुबह की दिनचर्या प्रभावित होती है, वहीं आसपास जो काम करने लोग जाते हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारे साथ एक जाहिद मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे कि ठंड का क्या हाल है। ठंड का क्या हाल है अपने आप? शाम सुबह तो सब ज्यादा ही ठंड पड़ती है और इससे फसल को भी थोड़ा हवाल तो अभी तक नुकसान नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पूरा अगर पड़ा तो हो सकता है कि फसल को भी नुकसान हो सकता है इसमें। अभी सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं साहब। मजदूर आदमी कहीं मान लो कहीं आग जला के बैठा है, कहीं कछु करके बैठा है, परेशानी तो है ही है ठंड में। तो देखिए, ठंड से बचाव के लिए जहां अलाव का सहारा लिया जा रहा है, वहीं बाजारों में भी गर्म कपड़ों की और खाद्य पदार्थों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। बिल्कुल नजर आ रहा है कि किस तरह की तस्वीरें हैं हिमांशु। लेकिन कोटा में इस वक्त अस्पतालों का क्या हाल है, और खास तौर पर क्योंकि कोचिंग के स्टूडेंट काफी ज्यादा कोटा में रहते हैं, तो आवागमन में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इस ठंड की वजह से? देखिए, कोटा जो है वो दिल्ली मुंबई जो है रूट, रेलवे रूट है, उस पर मुख्य जंक्शन के तौर पर माना जाता है और ज्यादातर गाड़ियां हैं वो कोटा होकर के गुजरती है, कोटा से होकर के चलती है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली की तरफ कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से हल्का जो इफेक्ट है वो कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो घना कोहरा है वो अभी नहीं है। जैसे में रेल यातायात सुगम है, मोटे तौर पर देखा जाता है इस समय में कोहरे का असर जो रोड साइड एरिया है, ग्रामीण इलाके हैं, हाईवे है, वहां पर देखने को मिलता है, जिसके चलते यातायात बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। लेकिन इन सब के बीच में राहत की खबर ये है कि फिलहाल कोहरा जो है वो राहत लिए हुए है, कोहरे का इम्पैक्ट इतना ठीक है हिमांशु, लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और धर्मेंद्र ने भी तस्वीरें दिखाई। सुबह सुबह क्या माहौल है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।